अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और साल 2021 को खुदा हाफिज और नए साल को खुश आमदीद कहने के हवाले से आप लोगों ने भी पूरी तैयारियां आप लोग कर ली होंगी और हर इख्तिताम एक नया आगाज लेकर आता है अपने साथ। और जाने वाले साल में आपने क्या खोया है या क्या पाया है, इस हवाले से एनालिसिस ज़रूर किया करें और अपनी उन गलतियों को निशानदेही उसकी करें जिनकी वजह से आपको अपने मकासद के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, या फिर उन गलतियों से सबक सीखें ताकि ये गलतियां हमारे मुस्तकबिल में हमारे रास्ते का रुकावट ना बन सके। और मुस्बत एनर्जी और सोच के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना है और नए साल को, आने वाले साल को हम लोगों ने वेलकम करना है और जो हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं उन पर हम लोगों ने रिग्रेट नहीं करना, उसको पीछे ही रहने देना है ताकि वो आगे जाके हमारी सोच या हमारी एनर्जी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। इसी पैगाम के साथ हम बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जैसे मैं बात कर रही थी कि सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है और इस इजाफे के साथ साथ स्मॉग की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और लाहौर के बासियों की स्मॉग से जान इस साल भी नहीं छूट पाई है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सर्दियों में स्मॉग और गैस की बंदिश से लकड़ियों और मिट्टी का जो तेल है वो सांस की बीमारियों को आम कर रहा है। और तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 35% जो आबादी है वो इस वक्त फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है और फेफड़ों की खतरनाक बीमारी का दुनिया भर में खात्मा हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में टीबी के केसेस में भी इजाफा हो रहा है और टीबी का मरीज एक साल में 10 लोगों को टीबी मुंतकिल करता है और पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टीबी के केसेस मौजूद है और हर साल 1 लाख में से 160 लोगों को टीबी का जो मर्ज वो लाहक हो जाता है। तो फेफड़ों के अमराज के फैलाव की वजह क्या है और इन मुहलिक बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खालिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर, जैसे मैं अभी रिपोर्ट के हवाले से बता रही थी कि रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि 1/3 जो पाकिस्तानी हैं उनमें फेफड़ों के मर्ज का शिकार हैं वो लोग। तो हमें बताइए कि आबादी के इतने बड़े हिस्से में ये फेफड़ों का मर्ज है, इसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुनीबा ख़ासतौर पर आपका भी और चैनल वालों का भी, कि मुसलसल सेहत के बारे में प्रोग्राम होते रहते हैं और मेरे ख्याल ये आगाही कौम के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि होनी चाहिए। और जैसा कि आपने अभी बताया हमें अपने टॉप स्टोरीज में कि जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, ज़ाहिर है कि वो तमाम दुनिया से कम हो रही हैं और हमारे मुल्क में उसकी शरह बहुत बढ़ती जा रही है और अराउंड 30-35% ऑफ द जो पॉपुलेशन है टोटल उसमें कोई ना कोई फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अब मसला सिर्फ यही है कि उसमें जो कि आपके सामने है कि सर्दियों का जब मौसम आता है तो इसमें पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फॉग के साथ स्मोक बन जाती है जिसकी वजह से आम आदमी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है और प्रोटेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, अवेलेबिलिटी उसकी। और इसकी वजूहत इतनी ज़्यादा है कि हम अगर इस पर नज़र डालें, जिस तरह की हमारी ऑटोमोबाइल्स का धुआं है, उसके अलावा हमारे जो भट्टे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की पर वो लोग अपना कूड़ा जला देते हैं बाहर रख के। फसलों को जलाया जाता है इस मौसम में ख़ासतौर पर। एक तो सर्दी की वजह से वैसे ही जो पोल्यूशन का लेवल है वो कुदरती तौर पे नीचे आता है जी, नीचे आता है, यानी कि वो रेस्पायर इस लेवल पे आ जाता है कि जब इंसान सांस ले रहा होता है तो वो बड़ी आसानी से वो जारी होती है। और उसके साथ इसके अलावा जो इतनी गैसेस हैं जिसको हम पॉल्यूटेड गैसेस कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो इतने बारीक मैटर्स होते हैं कि वो ना सिर्फ फेफड़ों को जाके नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर वो जिस्म के बाकी जिस तरह के दिल है, दिमाग है और बाकी स्किन में भी जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा मैं सिगरेट स्मोकिंग का खासतौर पर जिक्र करता हूँ और करूँगा अभी भी कि हमारे यहाँ सिगरेट की जो पीने की शरह है वो बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा आगाही के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी बात जो अभी आपने देखा 2 सालों से कोरोना जो आया और उसका भी मेन जो अटैक था वो फेफड़ों के ऊपर था। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिससे मिलके हम इस जो लो इनकम कंट्रीज में हम शुमार किया जाता है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके बावजूद कि बहुत कोशिश की जाती है, चैनल्स अपना हिस्सा अदा करते हैं, डॉक्टर्स अपना हिस्सा अदा करते हैं, बस आबादी भी बहुत ज़्यादा है हमारी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ऐसे हैं कि जो फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। और फेफड़ा कुदरती तौर पे डायरेक्टली एक्सपोज्ड है एयर से। ये ऑर्गन, एक स्किन हमारी एक्सपोज्ड होती है और एक हमारा फेफड़ा।
ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें अंदरूनी, तो हवा से ये डायरेक्ट ताल्लुक है, तो जितने भी हम रेस्पिरेबल पार्टिकल्स हैं, जरासीम है, तो वो डायरेक्ट जाके हमारे फेफड़े में बैठते हैं जाके, और वहीं पे वो ग्रो करते हैं, फिर वहां से बाकी हिस्सों को फैलते हैं। अगर हम मैदे की बात करें तो इसका निजाम अल्लाह ने रखा है कि यहाँ भी रतूबतें हैं और एसिड बहुत ज्यादा, तो वो इतने जरासीम वहाँ पलते नहीं है जितना कि वो फिल्टर हो जाते हैं, बट फेफड़े में जाके कोशिश तो फिल्टर अल्लाह ने रखे हुए बड़े, पर वो जाके वहाँ बहुत ग्रो करते हैं और उसके बाद फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तानी में अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी में कौन कौन सी जो ज्यादा बीमारियां मुब्तला हैं फेफड़ों की? जी, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो हमारी इन्फेक्शियस बीमारियां, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा भी पॉइंट उठाया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हमारे यहाँ इतनी बहुत ज्यादा है कि इसकी जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कि जब से पाकिस्तान बना है, टीबी पे बहुत ज्यादा दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फ्री मिलती हैं, लोगों को बुलाया जाता है, आगाही दी जाती है। इसके बावजूद टीबी जो है दुनिया में हमारे चौथे या पांचवें नंबर पे आ रही है। ना सिर्फ ये आम टीबी जिसको हम आम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, एक है रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो आम दवाइयों से ठीक नहीं होती, उसकी शरह भी पाकिस्तान में चौथे पांचवें नंबर पे आ रही है। और अगर वो किसी को टीबी हो जाती है तो उसका इलाज जो है बहुत महंगा है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, पर उसमें फेफड़ों को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो ये इन्फेक्शियस डिजीज, उसके बाद हमारे यहाँ नमूनिया की शरह बहुत ज्यादा है। अब कोविड की शरह अल्लाह के फजल से बहुत बहुत ज्यादा, जैसा यूरोपियन कंट्रीज में उस तरह तो नहीं हुई, पर जाहिर है कि उसने हमारे फेफड़ों को बहुत ज्यादा। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में मैं बात करूंगा सीओपीडी, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं, और एस्थमा, ये खास तौर पर इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड है, स्मोक की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। जिनको सीओपीडी है उस वजह तो उसकी मेन है जी सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा आजकल अगर हम देखें इंडोर पॉल्यूशंस जो हैं, जिस तरह की आपने अभी बात की कि घरों में गैस नहीं है, तो हम लोग जो गर्म रखने के लिए या खाने पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो लकड़ियां है, कोयला है, या वो जो हम गोबर हमारे यहाँ गाँव के इलाके में देखें, तो वो जो है ना, ये ऐसा फ्यूल है, जब ये जलता है तो इससे गैसेज और इससे जो और मादा निकलता है वो इतना नुकसानदेह है कि हमारे फेफड़े में एस्थमा का जो रुझान है वो बहुत बढ़ गया, सीओपीडी का रुझान बहुत बढ़ गया। इसके अलावा लंग कैंसर जो बाकी दुनिया में कम होता जा रहा है, हमारे यहाँ लंग कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। तो ये वो बीमारियां जिसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। बताइए, जैसे लंग कैंसर की आपने बात की, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या सिगरेट नोशी की वजह से भी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिगरेट नोशी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी, मेन कॉज लंग कैंसर की सिगरेट स्मोकिंग है जी। ओके। और 90% ऑफ द लंग कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आ जाता है। पर मैं ये बात मेंशन कर दूं कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग ही इसकी वजह नहीं है। दो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती हैं, जो डायरेक्टली फेफड़े में जा रही है। इसके अलावा ये स्मॉग जो है, जो बाकी जो गाड़ियों का धुआं जो है, और घर में हम जो ये चीज़ें जला रहे हैं, इससे भी लंग कैंसर की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। और जी 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 नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमें सिगरेट स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और लंग कैंसर एक ऐसा खतरनाक कैंसर है या ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसको एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर जाहिर है कि आपको पता है कैंसर का रिवर्स बैक नहीं होता है। दूसरा, जैसे सिगरेट नोशी की हम बात करें तो हमें बताइए, फेफड़े कब किस उम्र से जाके मुतासर होना शुरू हो जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग से? यूजुअली सिगरेट स्मोकिंग जो है वो किसी भी एज में अगर शुरू की जाए तो नुकसानदेह होती है। ठीक है। यूजुअली जनरली टीन एजेस में बच्चे अपना स्मोकिंग शुरू करते हैं, तो उस एज पे हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि पैसिव स्मोकिंग का बड़ा खतरनाक रोल है हमारे यहाँ। अगर बच्चे सिगरेट नहीं पी रहे तो उनके पेरेंट्स में से कोई वालिद या वालिदैन दोनों सिगरेट पीते हैं तो उसका बड़ा नुकसान है। ये कोई और फैमिली मेंबर भी सिगरेट पीता है तो जो बच्चा सिगरेट नहीं पीता तो डेफिनेटली वो भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग का शुरू होना रुझान टीनेजेस में ज़्यादा है। यूजुअली अगर बड़ा आदमी हो जाए, मतलब 20s में चला जाता है या 30s में, तो फिर स्मोकिंग शुरू करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारे यहाँ ये देखिए, स्मोकिंग के अलावा मैं बात करूँगा शीशा स्मोकिंग। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आम था, पर शुक्र है अब मैं अभी भी सड़क पे आ रहा था तो आज मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत बड़े बड़े अच्छे बैनर्स सड़कों पे लगे हुए हैं कि शीशा स्मोकिंग करना जो है वो कानूनन जुर्म है और सजा दी जाएगी। डॉक्टर साहब, आजकल और भी बहुत ज्यादा नई नई चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक वेप्स आ गए, सारा कुछ आ गया, जिससे वजह से नौजवान नस्ल को खासतौर पे ये लगता है कि शायद जो स्मोकिंग से हमें ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी बीमारियां लग रही हैं, शायद इनसे कम हो जाए। ऐसा है कुछ? जी डेफिनेटली, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये लेस हार्म वाली बात जो ये ज्यादती है। हाँ। हार्मफुल चीज जो है हार्मफुल ही है, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो सिगार हो, चाहे वो ई सिगरेट है, चाहे हम उसको वेपिंग की सूरत में इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें सारी, क्योंकि ये निकोटीन एडिक्शन है जी। निकोटीन एडिक्शन से जो नुकसानात हमें हो रहे हैं वो रहेंगे, तो ये तासुर देना कि ये कम हार्मफुल है और ये कम वो है, तो इन चीज़ों से हमें बचना है। और हमें ये मैसेज देना है कि तमाम चीज़ें, स्मोकिंग चाहे हम किसी सूरत में भी करें, वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दें। और जब ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन साथ मिल जाती है स्मोकर को, तो वो डबल, ट्रिपल, चौथा, 5, 10 गुना तक वो नुकसानदेह फेफड़ों के लिए होता है।
और दूसरा डॉक्टर साहब, टीबी के हवाले से जैसे आप भी बता रहे थे कि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी होने की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है ये होती है? लेकिन जी टीबी की वजूहात होने की तो बहुत ज़्यादा है। एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो आपने अभी बात की कि एक मरीज़ जो एक साल में अगर अपना इलाज ना करे 10 मरीजों को वो टीबी लगा सकता है। तो इतनी रैपिडली स्प्रेड होती है कि एक हमारे यहाँ घर छोटे हैं, क्राउडिंग है, एक बंदे को टीबी हुई वो परवाह नहीं करता, खांसी उसको आई जा रही है, चेक नहीं करवाते टाइम पे जाके, और इतनी देर में वो 4-5 मरीजों को पहले ही टीबी दे चुका होता है। तो इसका बर वक्त इलाज जो है, क्योंकि ये 100% क्योरेबल बीमारी है। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दमा और टीबी के बारे में, तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 6 महीने या 8 महीने दवाई खाने से 100% ठीक हो जाती है, पर दमा तो मुसलसल चलता है, उसमें तो कंट्रोल करने की जरूरत होती है हमें दवाइयों के साथ। तो टीबी का अगर इलाज सही तरीके से बर वक्त डॉक्टर की उसके मुताबिक कर लिया जाए, तशखीस करा के, तो मेरा ख्याल है हम इस बीमारी पे बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। बाकी बाहर आप जो देखें तो टीबी के केसेस ही नहीं मिलते। उन लोग, अगर कोई हमारे पास यूरोप से कोई आता है तो उनको एक टीबी का केस दिखा दें, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बीमारी है। तो हम अभी भी उसी सिलसिले में चल रहे हैं जो 40 साल पहले उन कंट्रीज में 50 साल पहले सिलसिला था। सही बीमारी का तशखीस करना, उसका सही इलाज करना, ये डॉक्टर की भी बहुत जिम्मेदारी है और पेशेंट्स और उसकी फैमिली की भी बहुत जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसी है। तो फेफड़ों की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे हमने बात की है, तो इनके इलाज के हवाले से हमें बताइए, कितना टाइम लगता है, और क्या एक दफ़ा अगर फेफड़े की हमें बीमारी हो जाए तो क्या वो उसका वो काबिल इलाज है? जी, ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं अगर वो बर वक्त तशखीस हो जाए तो काबिल इलाज है 100%। और कुछ बीमारियां ऐसी भी जिनको हम क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिस तरह मैंने अभी सीओपीडी की बात की, एस्थमा की बात की, लंग कैंसर की बात की, तो ये बीमारियां अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं होती, इनको कंट्रोल किया जाता है। और अल्टीमेटली ये प्रोग्रेसिव बीमारियां हैं, यानी कि ये बढ़ती हैं टाइम के साथ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो वही है जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि हमें एहतियात करनी है, सिगरेट नहीं पीनी, उसके बाद हमें स्मोक से बचना है और मुख्तलिफ चीज़ों से हमें एहतियात करनी है ताकि हमें ये बीमारी ना हो। पर अगर हो जाती है तो बर वक्त हम इसका इलाज करते रहें ताकि उसकी सिवियरिटी में इजाफा ना हो। और टीबी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, अगर उनका बर वक्त काबू करके हम उनका इलाज कर लें तो वो 100% क्योरेबल होती है। जैसे कि टीबी अभी बात की, एक बहुत कॉमन बीमारी हमारे मुल्क में है, अगर हम इसको बर वक्त इलाज करके करें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या ये तमाम तर जो बीमारियां हैं उनको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी चेंज कर सकते हैं, बच सकते हैं, बल्कि इन पर काबू भी पा सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हम जो खा रहे हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात अगर बढ़ते हैं तो। डॉक्टर खालिद वहीद हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ बात की है। और क्योंकि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और ये वो बीमारियाँ हैं जिनका हमें इदराक भी नहीं होता है कि हमने कहाँ जाके इसके हवाले से बात करनी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। और जनाब, इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात कर रहे थे सेहत के हवाले से कि किस तरह तेजी के साथ खतरनाक बीमारियां जो हैं वो पाकिस्तान में तेजी के साथ फैल रही हैं, और इन बीमारियों के फैलने की बड़ी जो वजह है वो गैर मुतवाज़िन खुराक और अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल भी है। और पाकिस्तान में बेशतर लोग जो हैं वो वजन में इजाफे और मोटापे का शिकार भी हैं। और मोटापा तमाम तर जो बीमारियां हैं उनकी जड़ भी समझा जाता है। और सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों में ख़ास तौर पर हमारा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि 2 से 3 किलो वज़न जो है वो हम सर्दियों में गेन कर लेते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सर्दियों में खाने पीने के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा खाना होता है। और दूसरा ये कि सर्दी में हम लोग ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना ही हम लोग वॉक बाकायदगी से करते हैं। तो हम लोग इस मौसम में ग़िज़ाओं का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, हलवा जात खाते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं जो हमें एक तो गर्म रखे, दूसरा वो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो फैट में इजाफा होता है उन सब चीज़ों की वजह से। तो मौसम में सरमा में वज़न बढ़ने से कैसे हम रोक सकते हैं अपने वज़न को, और इस मौसम में फिटनेस बरकरार रखने के लिए कैसे रूटीन अपनाई जानी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं उसामा अली हैं। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, जिस तरह मैं बात करी थी कि सर्दियों में हमारे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आगाज़ करें जिम से ही, तो मैं बताइए कि जिम कब शुरू करनी चाहिए अगर नौजवान नस्ल के हवाले से मैं आपसे पूछूं,
कि कौन सी एज से उन्हें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर जल्दी शुरू कर लें टीन एज में ही तो कद छोटा रह जाता है। तो इस मिथ के हवाले से भी आपने हमें बताना है और एज लिमिट के हवाले से भी आपने हमें बताना है। देखें, जैसे कि काफ़ी रिसर्च अब हो चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो है वो इंस्टीट्यूट WHO की तरफ से, जो ये बहुत पहले की बात है जब रिसर्च अपडेट नहीं हुई थी कि छोटे बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ये मिथ है। आप 7 ईयर 8 ईयर के बच्चे को अब वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। 7 to 8 ईयर से लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी वेट ट्रेनिंग, लेकिन मेक श्योर ये करना है आपने कि आप प्रॉपर फॉर्म के साथ करें और प्रॉपर कोच के अंडर करें, क्योंकि जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो शरारती ज़्यादा होते हैं, तो वो उनका जो पॉस्चर है और वो वेट लिफ्टिंग के दौरान अगर शरारत करेंगे या उसको सीरियसली नहीं करेंगे तो उनको इंजरी हो सकती है। और बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बोन्स वीक रह जाती हैं, उनके मसल्स और बोन्स और ब्रेन भी जो है ना प्रॉपरली जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो अलर्ट होएंगे, एपिटाइट अच्छा उनको होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा खाएंगे, नींद उनको प्रॉपर आएगी। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हाइट रुक जाती है। ये बिल्कुल टोटली जो है ना ये हो चुका है, इस वक्त साबित हो चुका है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें टीन एज से ही इसको अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, ताकि बड़े होते होते हमारी आदत पुख्ता हो जाए और हमें साइड पर आ जाए। दूसरा मुझे बताइए कि बॉडी बनाने के हवाले से नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शौक है, तो बॉडी बनाने के लिए एक तो एक्सरसाइज और जो डाइट का कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए फिर हमें? देखें, एक्सरसाइज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपका गोल क्या है, कंसर्निंग गोल क्या है। आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने फिटनेस के लिए करनी है, या आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी है। लेकिन जो डाइट है, डाइट का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा 100% आपकी डाइट है। बाज़ लोग इसको रेशो देते हैं कि 70% डाइट है या 60% डाइट है और 30% एक्सरसाइज है, 20% एक्सरसाइज है। ऐसा कुछ नहीं है। 100% ही एक्सरसाइज है आपकी और 100% ही डाइट है और 100% ही आपको रेस्ट चाहिए। ठीक, ये तीनों चीजें आप जब तक, ये ट्रायंगल है, जब तक आप इन तीनों इस ट्रायंगल को पूरा नहीं करेंगे आपकी फिटनेस जो है लेवल वो अच्छा नहीं हो सकता। लाइक आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए आपकी डेली। अगर आप मैं इस तरह से इसको मिसाल के तौर पे, अगर आप हिरन का गोश्त भी खा रहे हैं ना और अगर रेस्ट नहीं कर रहे आप अपनी नींद नहीं प्रॉपर कर रहे और वेट ट्रेनिंग भी कर रहे, लेकिन आपको कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा। जब तक आप रेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, जब तक आप डाइट अपनी पूरे मैक्रोस का ख्याल नहीं रखेंगे, जिसमें आपकी बैलेंस डाइट होगी, जिसमें आपकी प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके हेल्दी फैट्स इंक्लूड होंगे और आपका वर्कआउट जो है वो तो कंपलसरी है ना। वर्कआउट के बगैर भी कोई डाइट नहीं काम करती। बाज लोगों का ये भी मिथ है कि डाइटिशियंस के पास जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, मतलब हम क्रैश डाइट कर लेंगे, इस तरह की डाइट कर लेंगे तो वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो बेसिकली क्या होता है, वाटर वेट सम टाइम के लिए कम हो जाता है आपका, थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि कार्ब्स बंद कर देते हैं वो बिल्कुल डाइटिशियंस आपके, तो बैठे बैठे थोड़ा वेट लूज हो जाता है, लेकिन उससे आपको कमजोरी हो जाती है, आपकी मसल और वीक हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है। और दिन में कितनी देर हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए नॉर्मल रूटीन में भी? ये जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी फिटनेस करनी है, उनके लिए तो 30 to 45 मिनट्स इज इनफ। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं या जिनकी अपनी कोई मतलब आगे कोई गोल है सीरियस, वो दिन में 2 घंटा भी करते हैं, लाइक 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में। ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। और किस तरह के, अब जैसे बहुत से लोग हैं उसामा आपको देख भी रहेंगे जो घर में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, घर में जिन्होंने करनी है एक्सरसाइज, तो वो घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं और वेट लूज करने के हवाले से भी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, मैं मोस्टली पर्सनल ट्रेनिंग डील कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ ज़्यादातर। मैं अक्सर बहुत से जिम्स में भी काम किया है। ठीक है, मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन कर रहा हूँ। और तो मैं सब होम ट्रेनिंग ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि आप ये नहीं आप सोच सकते कि आप पूरा जिम बनाएं घर में या आप मशीनरीज लाएं, फैंसी मशीन्स लाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी इक्विपमेंट है, लाइक बारबल है, प्लेट्स हैं, आपके पास डंबल का पेयर है या 1-2 डंबल का पेयर है, आपके पास मैट है, तो आप बेहतरीन उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, बेहतरीन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अप टू योर कोच, आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से करवाता है। ठीक है,
तो आजकल तो बहुत ज़्यादा फैंसी मशीन्स आ गई हैं, हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं छोटे, वो जिम में जाते साथ ही जो है ना वो तरह तरह की मशीन्स को करते हैं। जैसे कि आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक स्टेयर मास्टर मशीन है, ठीक है, जो कि बहुत कॉस्टली मशीन है और बहुत कम जिम वाले उसे अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे इस एरिया में, बाहर यूरोप में तो सबने रखी हुई है, यहाँ पे भी कॉस्ट करके मिनिमम 10 लाख की मशीन है वो, ठीक है। तो वो जाके जिम उस स्टेयर मास्टर, वो सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी है उस पे आप, ठीक है, वही सीढ़ियाँ आपके घर में मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर आप अपने हाथ में वेट ले लें, थोड़ा सा कोई भी वेट आप होल्ड कर लें या डंबल पकड़ लें 5 kg का पेयर, आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें तो बेहतरीन आपका वर्कआउट हो जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि बाहर जाने की या जिम जाने की किसी भी तरीके के हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाना बुरा है, जिम जाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनके लिए है कि जो रेगुलर जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है जाने के लिए और वो अपना टाइट शेड्यूल है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल ऐसे, तो वो घर में रह के ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, बेहतरीन हो सकती है घर में। दूसरा, सर्दियों के हवाले से हमें बताइए, जैसे बहुत सी एहतियात करनी पड़ती है, और जिन्होंने अभी अगर जाना शुरू करना है जिम, तो उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जिम जाने से पहले, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो मुझे याद पड़ता है जब मैंने शुरू की थी, हमारे कोच होते थे शुरू में, तो जब मौसम चेंज हो रहा था, सर्दी आ रही थी, गर्मी जा रही थी, सर्दी आ रही थी, उस टाइम पे आपको पता है इतनी सर्दी नहीं होती, आप अगर बाइक पे भी जा रहे हैं तो आपको इतनी ठंड महसूस नहीं होगी। तो कोच कहते थे, हम जिम सेंटर होते तो कोच कहते थे जाएं वापस, अपर नहीं लेके आए आज आप। अच्छा। कहते कोच ये क्या बात हुई, अपर नहीं लेके आए, क्या अभी तो ठंड भी नहीं आई? कहते नहीं, वर्कआउट अभी मौसम चेंज हो रहा है, वर्कआउट आप करेंगे, बॉडी हीट अप होगी, गर्म होगी, ठीक है, वार्म अप, अभी आप फौरन बाहर निकलेंगे, बाहर ठंड है, एकदम आप सर्द गर्म हो जाएंगे, ठीक है, आपके मसल्स पुल हो सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से आपने ख्याल रखना है, सर्दियों में अपने आप को कवर करके रखना है, और जो स्पोर्ट्समैन है वो खास तौर पे अपने आप को कवर करके रखता है। तो मैंने भी जैकेट पहनी भी थी अभी, तो सिर्फ यहाँ पे मैं आया हूँ तो बड़ा कूजी मुझे लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने फिर वो उतार दी। मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें आपको सर्दियों में अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है, और खासतौर पर जिम जाते हुए फिर वहाँ पर इक्विपमेंट्स के हवाले से भी ख्याल रखना है, ताकि इंजरी ना हो जाए, आपके मसल्स पुल ना हो जाए। शुरू में तो आपको ट्रेनर और जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी काम, इवन कि आप पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी, अगर आपका टीचर नहीं है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं? ये सेम फिटनेस भी यही चीज है। ट्रेनर या कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल 100%। आप विदाउट गाइडेंस इसको मत करें, क्योंकि ये फायदे की बजाय आपको फिर नुकसान दे देती है ये स्पोर्ट। और वैसे आजकल उसामा बहुत ज्यादा जो नौजवान नस्ल में इसका तो शौक है कि हमने बॉडी बनानी है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो रास्ते चूज करते हैं कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लिया या बाकी चीजें भी इस्तेमाल कर ली। तो हमें ये बताइए कि इनके नुकसानात क्या हैं, कि स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने चाहिए? स्टेरॉइड्स देखें जो है वो वर्ल्ड वाइड तो बैन है, ठीक है, वैसे भी ये आम तौर पे मिलती भी नहीं है और इसको यूज भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वेरी डेंजरस, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बेसिकली डॉक्टर्स ने ही ये बनाई है बाज पेशेंट्स के लिए, जैसे हमारे कैंसर के, एड्स के और काफ़ी ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये देना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर के रिकमेंडेड डोज के साथ, बहुत मिनिमम डोज। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसका और स्पोर्ट्स में इसका एक तल्ख हकीकत है कि इसका बाज स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं अपनी इन्हांसमेंट करने के लिए, अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो मैं ना ये चीज़ें जो है ना, ये मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ये बहुत डेंजरस है आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर, आपके हार्ट के लिए। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग जो बहुत हाई लेवल पे compete करते हैं उनकी ज़रूरत है, या वो यूज़ करें, वो भी डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर, ठीक है, आप खुद से इसको कभी भी यूज़ ना करें। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी अभी नया जिम करने शुरू होते हैं, उनका ये होता है कि बस जल्दी जल्दी हमारी बॉडी बन जाए। जी, वो बन तो जाती है जल्दी, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पे होती है, लाइक वो जितनी देर वो इंजेक्ट कर रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं वो वक्ती तौर पे बनेगी, बाद में वो अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उससे भी वो चले जाएंगे और उनके कुछ ना कुछ ऑर्गन डैमेज जरूर हो जाएगा बॉडी का, और वो ये ठीक नहीं है, इसको मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है। और दूसरा सप्लीमेंट्स और बाकी जो चीजें हैं उसके हवाले से मैं बताइए, क्या वो लेने चाहिए, वो बेहतर है इससे? सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है, वो भी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, वो भी आपका इंस्ट्रक्टर या कोच या डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, फिर आप यूज करें कि आपकी बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी है, ठीक है। अक्सर लोग सिर्फ देखते हैं, सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये भी, जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आपने अपनी बॉडी के हिसाब से उसको देखना है कि आप में प्रोटीन की कमी है, आप में विटामिन्स की कमी है, आप में ओमेगा 3 की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अपने टेस्ट कराएं प्रॉपर,
ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, फिर वो सप्लीमेंट आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज़ करें। सप्लीमेंट गलत नहीं मैं कहूँगा उसको, लेकिन वो आप अच्छी रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है। और दूसरा, खुद से इस्तेमाल ना करें, खुद से इस्तेमाल ना करें, खासतौर पर डॉक्टर से पूछ के जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ हम अपने, एक तो मुझे बताइए, इम्यूनिटी लेवल को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कोरोना में हमें बहुत ज्यादा ये पता चला है कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा तभी हम ये तमाम तर बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम किन एक्सरसाइज के थ्रू और फल और सब्जियां खाने के थ्रू, मतलब डाइट से किस तरह हम इसको बढ़ा सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अपने डाइट कम्बिनेशन को बेहतर करना पड़ता है आपको। लाइक आपको मैंने जैसे पहले बताया, अपने मैक्रोज का और माइक्रोज का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, मैक्रोज में कार्बोहाइड्रेट आ जाती है आपकी, जो आप उसको रिप्लेस करें हेल्दी चीज़ों से। कार्बोहाइड्रेट है अब आपकी, एक सिंपल है और एक है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में आ जाती हैं आपकी शुगरी आइटम, बेकरी आइटम्स, आपकी ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह, आप इनको रिप्लेस करें अच्छे कार्बोहाइड्रेट के साथ। कॉम्प्लेक्स लाइक होल व्हीट ब्रेड हो गई आपकी, आपका हो गया राइस होगी, ब्राउन राइस हो गई, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें। ठीक है, और दलिया वगैरह यूज़ करें। इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन भी आप डीप फ्राइड चीज़ों की बजाय स्टीम चिकन या ग्रिल, इस तरीके की प्रोटीन, आप अच्छी प्रोटीन यूज़ करें। और फैट्स भी जो है वो रिप्लेस करें आप उसको। फैट्स आप बैड फैट अपना जो है वो उसको गुड फैट के साथ रिप्लेस करें। लाइक आप बैड जो आपके आप डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं या हम दूसरी पराठे खाते हैं, इस तरह की चीज़ें वो आप बंद करें। ठीक है, आप उसकी जगह नट्स यूज़ करें, आलमंड्स यूज़ करें, वॉलनट्स यूज़ करें। ठीक है, गुड। अपने पहले तो अपनी डाइट पैटर्न को चेंज करें। ठीक है, किसी भी डाइटिशियन के पास जाने से पहले अपना डाइट पैटर्न चेंज करें, बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करें, हेल्दी वर्कआउट करें। ठीक है, आप की इम्यूनिटी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें खुद भी अंदाजा होता है विटामिन सी का भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज का हमें अंदाजा होता है कि जनाब क्या चीज हमारे लिए बेहतर है, क्या ठीक नहीं है, और इसकी सिलेक्शन भी हमारे पे डिपेंड करती है कि हम क्या इंतखाब कर रहे हैं अपनी डाइट का। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जिम्मेदारी निभाएं इस हवाले से भी कि ताकि आपकी सेहत आपकी ही है, उसको आप लोगों ने बिगाड़ना नहीं है। उसामा अली फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ बात की है। और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का आप लोगों ने जनाब खुद ही ख्याल रखना, अपनी डाइट का खासतौर पर ख्याल रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हमने बात करनी है लाहौर और लाहौरियों के हवाले से। तो कोई भी त्यौहार हो, लाहौरी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मनाते हैं, वो चाहे ईद हो जाए, शबरात हो जाए, जश्न आज़ादी हो जाए, 12 रबीउल अव्वल, क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो। लाहौरी खूब जानते हैं कि ये त्यौहार हम लोगों ने कैसे मनाने हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो इन त्योहारों पर हुल्लड़बाजी करते हैं, बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करते हैं, और मुतल्लिका इदारे अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि ऐसे अनासिर को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। और न्यू ईयर नाइट और नए साल के जश्न के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम का मुरासला जारी कर दिया गया है, और जिसमें 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन को खबरदार किया गया है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसके साथ साथ वन बिलिंग और बाइक्स में ऑल्टरेशन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जी और लाइसेंस के बगैर ड्राइव करने वालों के खिलाफ भी हैवी जुर्माने करने के हवाले से ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन कितनी कामयाबी से जारी है और इस मुहिम के दौरान कितने चालान और जुर्माने किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरबराह है लाहौर ट्रैफिक पुलिस सैयद मुंतजर मेहदी साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों के ऊपर कहर बन के छाई हुई है और उनसे कोई भी महफूज नहीं है। तो हमें बताइए कि जो इसमें ये जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की है, कितने दिनों की मुहिम है, कब तक चलेगी और कितने चालान अभी तक कट चुके हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया आपने, कहर बन के टूटी हुई है। एक्चुअली मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी कर देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दो तरह के ड्राइवर्स हैं, जो आम शहरियों की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा। एक कार चलाने वाले हैं और एक मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से मोटरसाइकिल चलाने वालों को।
कि उनको सिर्फ हम एजुकेट करेंगे, उनको वार्न करेंगे और उनका चालान सिर्फ 200 रुपये का ही होगा। दूसरे आगे गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी चलाने वालों के ऊपर हम कहर बन के नहीं टूटे। हमने कहा कि आप रेंडमली गाड़ियों के लाइसेंसेस चेक नहीं करेंगे। ठीक है। जब भी कोई वायलेशन करेगा, छोटी या बड़ी, जब उसको रोका जाएगा तो सबसे पहले उसे लाइसेंस तलब किया जाएगा, और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा गाड़ी वाले के पास तो फिर उसका 2000 का चालान पहले किया जाएगा और जो वायलेशन उसने किया उसका चालान बाद में किया जाएगा। तो ये है, ये इसमें बेसिकली पर्पस ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है, ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे और ही है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिविलेज नहीं है, ये एक राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। ये एक चीज़ है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप पहले लाइसेंस उसको भी होना विन चाहिए। करेंगे। एक्चुअली ठीक है। आपको अगर ये स्किल आता है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस हम किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकते जिसको गाड़ी चलानी नहीं नहीं आती, आती, बिल्कुल ताकि ऐसे ही। वो किसी का नुकसान ना कर सके, अपना नुकसान भी ना कर सके। तो ये है कि ये एक एक्सरसाइज है और ये ऑन गोइंग है, ये ठीक है। किसी इसका टाइम फ्रेम नहीं है, ये हमने इसको जारी ही रखना है। ये मुहिम जो है जारी रहेगी। लेकिन दूसरा जो ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रांग वर्ड मैंने जो यूज़ किया वो मैंने इसलिए यूज़ किया है कि दूसरी तरफ जो मसला वो ये है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। जो लोग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं उनको एक एक माह के बाद का जो टाइम मिल रहा है। दूसरा नए साल की टिकट्स का भी जो है वो भी मसला आ रहा है। तो जब टिकट्स नहीं मिलेंगी या लाइसेंस नहीं बनेगा टाइम से, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती है फिर आवाम के साथ? देखिए, बिल्कुल ज़्यादती नहीं है। हमने इस सिस्टम को प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट भी रखना है और हमने इस ड्राइविंग लाइसेंस की एक सेंटिटी भी रखनी है। ठीक है। ये ऐसे नहीं है जैसे आप लाइन में खड़े होकर कोई बिल जमा करा देते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा। बेसिकली हमने पूरी तनदेही के साथ ड्राइविंग टेस्ट लेना है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है और जो डिज़र्व करता होगा सिर्फ उसी को ही लाइसेंस देना है। इसमें जो हम कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि हमने एक तो अपनी संडे की छुट्टी फोरगो कर दी। हमने कहा जी हम संडे की छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक। उसके अलावा हमने 2 घंटे पर डे भी अपने बढ़ा दी, 8 से 6 बजे तक अब हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। उसके बाद हमने एक लाइसेंसिंग सेंटर उसमें ऐड कर दिया। ओके। तो अब हमारे 5 फुल ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं। और लास्टली हमने कल जो किया वो ये किया कि रिन्यूअल्स और जो लर्नर्स लाइसेंस के लिए था उसकी अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी और हमने कहा कि जितने भी लोग हमारे सेंटर्स पे आएंगे उनको हम एंटरटेन करेंगे, उनका हम लाइसेंस बना के देंगे। अच्छा। तो अब ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि शायद ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने इस साल में 5 लाख लोगों को फैसिलिटेट किया है, 5 लाख लाहौर के शहरियों को फैसिलिटेट किया है। शायद कोई भी महकमा इतना फैसिलिटेट ना करता हो जितना हम कर रहे हैं। हमारे जो 22 लर्नर बूथ्स हैं उसकी हमने काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी कि जितने लोग भी आते हैं हम उनको लाइसेंसेस बना के दें। इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पासिंग परसेंटेज थी जो हम टेस्ट लिया करते थे वो अराउंड 2 से 3% हुआ करती थी और अब हम इसको बढ़ा के तकरीबन 60% पे ले गए। यानी जो लोग टेस्ट देते हैं उनको हम 60% पास कर देते हैं। अच्छा। इसमें हमारे जो स्कूल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि हमने कहा जी आइए हमने स्कूल खोले हुए हैं, आप आएँ उसमें तालीम हासिल करें, हम आपको ट्रेन करते हैं, ड्राइविंग करना सिखाते हैं अपनी गाड़ियों पे। ओके। और जब आपको तैयार कर देंगे तो उसके बाद हम आपको लाइसेंसिंग सेंटर पे ले जाएंगे। ओके। तो ये है कि ये पूरी एक होलसम एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं और इसमें जो विलिंग है, जो लेना चाहता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस दे के ही छोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरा डीआईजी ट्रैफिक कल कह रहे थे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो निज़ाम है, टेस्टिंग का निज़ाम है, उसमें बेहतरी लानी है, उसको आसान करना है, दूसरा कैमरास भी वहाँ पर लगाने हैं। तो हमें बताइए कि क्या इसमें आसानी मजीद लेकर आनी है और कैमरास क्यों लगाने हैं? क्या वहाँ पर जो अहलकार हैं क्या करप्शन में मुलव्वस हैं? इसलिए क्या मामला है? ये शायद लाहौर के हवाले से उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि लाहौर में बहुत पहले से ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ठीक है। लाहौर में हमारे तमाम तर जो फाइल जमा कराने से लेके जो हमारा लर्नर बूथ है वहाँ से लेके जो हमारा कंप्यूटराइज जो वाइवा है वो अब हमारा कंप्यूटराइज्ड है, वो हम बंदों की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। ओके। रोड टेस्ट तक, हमारी लाइसेंस देने तक पूरा निज़ाम ऑलरेडी कैमरा कैप्चर्ड है, उसमें रिकॉर्डेड है और वो उसकी फ़ाइल के साथ लगता है। उसको मेरे दफ्तर से भी देखा जा रहा है, डीएसपी लाइसेंसिंग के दफ्तर से भी देखा जा रहा है, डीएजी ट्रैफिक के दफ्तर से भी देखा जा रहा है। उस पूरे सिस्टम को हमने ऑलरेडी कैमरा के ज़रिए देख रहे हैं। बाकी शायद किसी छोटे शहर के हवाले से उन्होंने बात की होगी। आसान बनाने से मुराद ये है कि हम चाहते ये हैं कि जो भी बंदा आए उसको सर्टेनिटी हो
कि वो सर्टन काम अगर कर सकता है ड्राइविंग करते हुए तो वो पास हो जाएगा। ओके। ये बड़ा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एल शेप का, जिसमें उसने गाड़ी को लेके जाना है और वापस रिवर्स लेके आना है। उससे हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं कि वो पैरेलल पार्किंग भी कर सकता है, वो रिवर्स भी कर सकता है, वो गाड़ी चला भी सकता है, उसमें कैपेसिटी है कि जहाँ पे उसको रोकना पड़े वो रोक भी सकता है। तो हमने एक बहुत ही सादा सा सिस्टम बनाया हुआ है और सारी दुनिया उसको देख रही होती है। जो पास होता है वो सबके सामने पास होता है, जो फेल होता है वो सबके सामने फेल होता है। जो फेल हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस वो फेल हो गया वो सारी ज़िंदगी, उसको हम दोबारा से ट्रेनिंग देते हैं और उसको 42 डेज़ के बाद दोबारा टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं वो दूसरे टेस्ट में या तीसरे टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो हम एक सेंटिटी रखना चाहते हैं, एक क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं सिस्टम की। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा 6 सेंटर जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि हर तरफ लाहौर के कोने कोने में हमारा टेस्टिंग सेंटर हो और हम उसको सेंट्रली मॉनिटर भी कर रहे हों, वहाँ पे शहरियों को सहूलत भी मिल रही हो। यानी अब 22 हमारे लर्नर बूथ हैं, 5 हमारे फुल ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं और 7 हमारे स्कूल्स काम कर रहे हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं ड्राइविंग करना। दूसरा सर, टेस्ट की बात हो ही रही है, आपने भी कल प्रोफेशनल ड्राइविंग टेस्ट दिया है, उस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, मेरे पास मोटरसाइकिल और मोटर कार का लाइसेंस था। ठीक है। और मैंने LTV के लिए अप्लाई किया। उसमें मैंने बाकायदा लर्नर्स लाइसेंस अपना बनाया, 42 डेज़ मैंने पूरे किए। ओके। उसमें मैंने लाइसेंस लिए। लाइसेंस लेने के बाद मैंने कल जब ड्राइविंग टेस्ट दिए कंप्यूटर के सामने, तो उसमें मेरे 10 में से 10 नंबर आए। ठीक है। और उसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो कंप्यूटराइज्ड है सारा। उसके बाद मैंने जो बोर्ड था उसके सामने जाके टेस्ट दिया और फर्स्ट टाइम में उसको पास किया। तो बेसिकली उसका पर्पस सारा दिखाने का ये था कि इसमें किसी सिफारिश की, किसी इन्फ्लुएंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी देंगे। दूसरा सर, मुझे बताइए कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाएगा तभी हम ये फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा कि अभी ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये मुहिम चलाई गई है, कंट्रोल किया गया है, आने वाले दिनों में फिर वही हो या अगले साल दोबारा से हमें वही सब चीज़ों का सामना करना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किया है और यही क्वेश्चन मैं हर फोरम के ऊपर रेज करता हूँ कि हमने इसमें अगस्त में काम शुरू कर दिया था और उस वक्त स्मोक का नामो निशान नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि इस साल तो हमारे साथ जो भी हुआ हो गया, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो इस तरह से सफ़र नहीं करना। तो उसके लिए हमें पूरा साल मेहनत करनी होगी और हर शहरी को ये सोचना पड़ेगा, हर इदारे को ये सोचना पड़ेगा, जिसका जो काम है वो करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर हम इतनी ग्रीम सिचुएशन में ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, वन वे आने वालों के खिलाफ भी आप लोगों ने मौसर कार्रवाई की है। ये आप कह सकते हैं कहर भी इन पे कहर बन के बरसे हैं आप लोग। हमें बताइएगा ये जो मुहिम है ये कितनी कामयाब रही है और कितने जुर्माने हुए हैं यहाँ पे? ये जो था ना, इसमें बेसिक जो था वो 2 पॉइंट से। एक तो इसमें एक्सीडेंट्स की मेन रीज़न हमारी स्टडीज़ में ये थी कि वन वे आ रहे हैं, और दूसरा ये था कि ट्रैफिक कंजेशन की भी मेन रीज़न यही थी। ठीक है। तो हम तो वाकई इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पे गए और हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और मेरा ख्याल है कि ये शायद लाहौरी बड़ी मुश्किल से माने हैं, लेकिन मान गए हैं कि अब वन वे के ऊपर छोड़ गए हैं। हमारे सबर्ब्स में सिर्फ अब वन वे की वायलेशन हो रही है। मेजर रोड्स के ऊपर डे टाइमिंग में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है वन वे की वायलेशन और हमने इसके ऊपर इसी तरह ही रहना है। और हमने ये भी एक ऑन गोइंग हमारी मुहिम है, इसको भी हमने छोड़ना नहीं है जब तक तमाम शहरी सीधे रास्ते पे ना चलना शुरू हो। और दूसरा सर, न्यू ईयर आने वाला है, जैसे मैं बात कर रही थी कि लाहौरी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सा त्यौहार हमने किस तरह मनाना है। तो न्यू ईयर नाइट पे हो या कोई भी दूसरा त्यौहार हो, हम देखते हैं गहमा गहमी लगी होती है, सड़कों पर रश बहुत होता है। तो उस हवाले से क्या आप लोगों ने प्लान आउट किया है, किस तरह मैनेज किया जाएगा? प्लान इज़ वेरी सिंपल। जो को खुशी मनाना चाहता है तमीज़ के दायरे में रह के मनाए, कानून के दायरे में रह के मनाए। हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम उसकी खुशी में कतन हायल नहीं होने का प्रोग्राम हमारा, लेकिन अगर वो कानून के दायरे से, अखलाक के दायरे से बाहर जाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है पेरेंट्स के लिए। मैं ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उनको बताना चाहता हूँ। हमारे बच्चे बड़े प्रॉमिसिंग कैरियर के हैं लाहौर के। हम किसी का कैरियर स्पॉइल नहीं करना चाहते। अगर वो हुल्लड़बाजी करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे, तो हमें लामुहाला कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे किसी बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज हो।
और अगर FIR दर्ज हो और कल को वो नौकरी की तलाश में जाए तो वो एक स्टिग्मा उसके ऊपर लगा हुआ हो। तो ये ज़िम्मेदारी हमारे वालिदैन के ऊपर, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर आती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। नो उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनको मोटरसाइकिल दे के ना भेजें। अगर मोटरसाइकिल के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन हुई हुई है, अपने बच्चों का सबको पता होता है, उनके कैरियर को, उनकी ज़िंदगी को बचाने की ज़रूर कोशिश करें। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता हाथ मलते रह जाएं और कोई ना कोई नुकसान हो जाए कैरियर के हवाले से, क्योंकि हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे वन व्हीलिंग की, बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे हुल्लड़बाजी की। और जो भी ये करेगा उसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई करेंगे। हमारी इस कॉल के ऊपर आपने देखा 14 अगस्त पे बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और कोई ऐसा वाक़या एक भी लाहौर में रिपोर्ट नहीं हुआ था। इस दफ़ा भी हमारी प्लानिंग वही है। हम ऑपरेशंस पुलिस के साथ मिलके 90 टीम्स हमने उसके लिए बनाई हैं और वो 90 टीमें फिर रही होंगी शहर में, स्टैटिक ड्यूटी पे होंगी, और वो जो भी हुल्लड़बाजी होगी, जो भी वन व्हीलिंग होगी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी। तो मैं वार्न करना चाहता हूँ अपने बच्चों को भी कि खुदारा इस किस्म के खेल में शामिल ना हो जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, और अगर आप शामिल होंगे तो हम उसके ऊपर पूरी भरपूर कार्रवाई करेंगे। तो जो 9 उम्र होंगे सर, जो 18 साल से कम उम्र के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, और क्या उनके वालिदैन के खिलाफ या खासतौर पर वालिद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हमने ये जो तरीका अपनाया था इससे काफ़ी इफाका हुआ है। ये हम पेरेंट्स को बुलाते हैं जो 9 उम्र बच्चे होते हैं, और उनसे हमने पहले भी एफिडेविट्स लिए हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इस तरह की वायलेशन करेगा तो इंस्टेड ऑफ उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें, उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ करेंगे, और जिसने उसको मोटरसाइकिल दी है उसके ख़िलाफ़ करेंगे, और जिसने उसको मोटरसाइकिल तैयार करके दी है उसके ख़िलाफ़ करेंगे। ठीक है। तो ये तमाम जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम चाहते हैं कि हमारा माशरा, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़े ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और अपने बच्चों का ख्याल करें। लेकिन सर इसके अलावा भी हम देखते हैं कि 9 उम्र जो बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि चिंकी रिक्शे भी चला रहे होते हैं, रिक्शे भी चला रहे होते हैं, और सड़कों पर हमें नज़र भी आते हैं, आप लोगों को भी नज़र आते होंगे। तो इसका कोई मुस्तकिल हल है जो हम निकाल सकते हैं? ये बहुत अहम इशू है। इनफैक्ट जो चिंकी रिक्शों के हवाले से 9 उम्र ड्राइवर्स हैं उनकी तो चलें, मैं उस दिन पीर मक्की गया था, जाके आप यकीन करें बड़ा दुख हुआ कि जिनका भी ड्राइवर्स का मैंने इंटरव्यू किया, कम उम्र बच्चे थे वो, अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, चारों के चारों यतीम थे और वो घर के कफील थे। तो नीयत से तो ये गया था कि उनको पकड़ के बंद किया जाएगा, और फिर ये एक पैदा होता है कि इनके घर का चूल्हा चलना बंद हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है वो नहीं चल रहा। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो शायद रियासत को पूरी करनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा ऐसा बदहाल है तो उसको हमें तालीम भी देनी है, क्योंकि आप अगर जाके देखें तो ये 9 उम्र बच्चे हैं, उन्होंने मुंह में बड़े बड़े से पान दबाए हुए हैं, सिगरेटें वो पी रहे हैं। इसका मतलब है पूरी एक जो नस्ल है उसको स्पॉइल करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, यानी ये ट्रैफिक पुलिस इसको नहीं कर सकती। इसमें हुकूमत को बहुत, और उसके जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको आना पड़ेगा और इस इशू को देखना पड़ेगा कि लेकिन सर इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि सड़कों पर हादसात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी यकीनन हमने जो बेसिकली काम शुरू किया वो ये किया कि जो पॉइंट्स कंजेशन वाले थे वहाँ से इनको हटा दें। अच्छा। लेकिन ये एक जगह से जाके दूसरी जगह रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो उसका कोई मुश्किल हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल रिक्शा इनका अपना नहीं है, ये किराए पे लिया हुआ है इन्होंने, और इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कागजात हैं, ना इनके पास कोई रूट परमिट है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अगेंस्ट आप इनका चलान कर सकें या इनको वार्न कर सकें। इनका स्टेक पे कुछ भी नहीं है। आप इनके घर से किसी को बुलाना चाहते हैं तो इनके घर में चंद छोटे बहन भाई होते हैं, और मतलब वो बहुत, ये इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज ट्रैफिक पुलिस को आ रहे हैं। जिन लोगों के बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं उनको हम बुलाते हैं और उनको हम समझाते हैं, और कुछ हमें उसमें कामयाबी भी हुई है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद सर आप लोगों को इस मसले के हल के लिए मतलब और किन किन मुतल्लिका इदारों की ताउन की ज़रूरत है ताकि वो मिलके इन तमाम मसले के, खासतौर पे इस मसले का हल निकाल सकें? जी मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात कर चुका हूँ कि हमें ये नहीं करना कि चिंची रिक्शा चल भी सकता है, चिंची रिक्शा नहीं भी चल सकता।
हमें एक पॉलिसी बनानी है कि जी नहीं चल सकता तो बिल्कुल ना नहीं चले। चल सकता, बिल्कुल। और अगर ये चल सकता है तो इसको प्रॉपर रेगुलेशन में लाना चाहिए, इनको रूट परमिट्स मिलने चाहिए, इनको फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, हमारे पास ये डिसाइड हो कि ये कौन सा लाइसेंस है जिसके ऊपर ये चिंगशी रिक्शा को चला सकते हैं। क्या ये मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे चला सकते हैं, PSV है, ये LTV है, क्या ये सवारी के नौयत क्या है? इस हवाले से काम करने की और इकदामात उठाने की ज़रूरत है। अब सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है, CTO सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आजकल जो है मैं ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि चीज़ों को मैनेज कर लिया गया है, वो सिर्फ इसी इदारे की वजह से है कि ट्रैफिक की चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं। तो इसी हवाले से मुझे एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नए साल के जश्न के हवाले से। तो नए साल की आमद और महज चंद घंटों बाद ही हम एक नए साल 2022 में एंटर हो जाएंगे। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें और नए अज़्म लेकर आता है। और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जो रूनुमा होने वाले वाक़यात ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और कोरोना की ख़ास तौर पर आलमी वबा ने तो हमारी समाजी, माशरती और मुआशी जिंदगियों को हिला कर रख दिया था। और इन 2 सालों के दरमियान खौफ का ये आलम था कि हम लोग हंसना ही भूल गए थे। मौत खुलेआम हमारे इर्द गिर्द जो है वो रक्स कर रही थी। और कोरोना की एक के बाद दूसरी किस्म ने ऐसा खौफ हमारे जहनों पर सवार कर दिया था कि जिससे छुटकारा हासिल करने में शायद हमें सालों लग जाएंगे अभी भी। और नए साल की आमद की खुशी तो सबको है, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल भी सबके जहन में मौजूद है कि आने वाला साल कैसा होगा, हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी होगी, इकॉनमी हमारी जो है वो बेहतर होगी या नहीं होगी। और मुस्तकबिल की सूरत हाल जानने की जो ख्वाहिश है वो आपको पता है कि हर इंसान के दिल में मौजूद होती है। और इस हवाले से बाकायदा एक साइंस भी मौजूद है जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और जिसमें मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ तरीकों के जरिए जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आज हमने भी एक ऐसी ही मेहमान को मदऊ कर रखा है अपने प्रोग्राम में, जिन्हें पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के हवाले से पायनियर समझा जाता है। तो चलिए जनाब, उन्हीं से जानते हैं कि जो साल 2022 है वो कैसा रहने वाला है हम सब के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम आफ्ताब साहिबा, हैं एस्ट्रोलॉजर हैं। मैडम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही, थैंक यू। मैडम, सबसे पहले जो लोगों का जो सवाल है और हम सब के जो जहनों में आता है कि साल आने वाला है, नया साल आने वाला है, पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा रहेगा? क्योंकि जो पिछले 2 साल है हम लोगों ने बहुत टेंशन में गुजारे, बहुत खौफ के गुजारे हैं। तो 2022 जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? देखें, पाकिस्तान के लिए 2022 फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ओके इसमें थोड़ा सा हेल्थ के लिए ऑल पाकिस्तानीज हैव टू बी केयरफुल। ओके, पास से थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन अभी ये ओवर नहीं है। बाय 21 मार्च ये थोड़ा सा बेहतर, स्लाइट बेहतरी की तरफ जाएगा एंड टुवर्ड्स द एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, बल्कि 2022 अगर हम ओवरऑल देखें तो इट्स अ गुड ईयर। अच्छा, इट्स अ गुड ईयर, सो गुड न्यूज़। बट इसमें पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी। और हर कोई विजिलेंट होकर देखे, सेहत की तरफ से बेहतर होगा। हाँ, फाइनेंशियली भी जो कई लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं कोरोना की वजह बिल्कुल, से, बिल्कुल। वो पिकअप करेंगे। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। अच्छा, पाकिस्तान है, पाकिस्तानीज वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग नर्व। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स एन इम्प्रूवमेंट, बट इट्स अ स्टेप। So I think we should take it very positive. तो अगर मैडम मैं पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं तो उसके हवाले से मैं बताइएगा, इमरान खान के लिए साल कैसा रहेगा, हमारे वज़ीर देखिए, आज़म अब के लिए? हम इसको एस्ट्रोलॉजी में डिवाइड करते हैं। ठीक है अब इमरान खान का स्टार साइन है लिब्रा। जी। लिब्रा इज एन एयर साइन, तो एयर इधर उधर आई बिलीव, मुझे उनके अपने इमरान खान के उसमें फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्ड, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड। बट इस वक्त एयर जो है वो थोड़े से उनके नेगेटिव में इधर उधर जाएगी। ओके, ठीक है। एंड एक लिबरल पॉलिटिशियन को ये होती है कि अपना इनर विजन बहुत सॉलिड रखें
गलेबल ना हो। ओके, फिर आ जाते हैं हम नवाज शरीफ की तरफ, जो कि कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। कैप्रिकॉर्न मैं खुद भी हूँ, तो ये जरा मेरा अच्छा, फेवरेट अच्छा। स्टार भी है, बट इट्स अ लीडरशिप स्टार फ्रॉम कायदे आजम टू, अगर आप लीडरशिप देखें तो दो लोगों में डिवाइड होती है, एक लियो में, ओके, एक स्कॉर्पियो में, ठीक है। और एक कैप्रिकॉर्न में। ये लीडरशिप के होते हैं। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न का तो ये थोड़ा हेल्थ का क्राइसिस के अलावा उनका री इमर्जिंग कार्ड बहुत स्ट्रांग है, ओके, कैप्रिकॉर्न का। अगर ठीक कोई है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो जैसे आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की है, इसमें सबके जहन में सवाल ये है कि वो वापस आएंगे पाकिस्तान के नहीं आएंगे इस साल। देखें, वो वापस आए या ना आए, लेकिन उनकी प्रेजेंस यहाँ पे ही फील हो, ये तो है वैसे। क्योंकि आप अगर एस्ट्रोलॉजी से देखें तो आप, ये मैं आपको दिखा देती हूँ उनका कार्ड। ये कार्ड आता है, ये आफ्ताब कार्ड, ये कैप्रिकॉर्न कार्ड है, इट्स अ राइजिंग, यानी कि जो चीज जल चुकी है वो ऊपर आए, री इमर्जिंग कार्ड है। और कैप्रिकॉर्न का जो सिंबल होता है वो गोट होता है, तो गोट आराम से ऊपर ऊपर चढ़ती रहती है, दे नेवर गिव अप, दे आर डिटरमिन्ड। तीसरा जो मैंने आपको बताया स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भी अगर आप वर्ल्ड लीडर्स देखें तो स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा दे आर बोल्ड। नवाज शरीफ, मरीम नवाज का भी स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो भी इधर उधर करेंगे, बट लक वाइज कैप्रिकॉर्न का बेहतर है। ओके। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो कस्प डेट्स होती हैं। कस्प डेट्स होती हैं जब दोनों स्टार्स की क्वालिटीज हों। कस्प डेट पे आ जाते हैं बिलावल भुट्टो, जो 21 सितंबर है, यानी दोनों स्टार्स का कॉम्बिनेशन है। इस साल उनके लिए भी काफी लकी हो सकता है। अच्छा। सो आई थिंक आउट ऑफ द 3 that I've told you, which is Leo, जरदारी साहब लियो है, लियो जरा वीक साइड पे आ रहा है, फिर कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा इज ओके, लेकिन सबसे ज्यादा कस्प वाला 21 सितंबर इस साल उनके लिए वो अच्छा है, इट्स अ गुड लक कार्ड। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टार्स के हवाले से। कैप्रिकॉर्न का ये चल रहा है महीना, उनकी बर्थडेज भी चल रही है। वैसे तो एरीज से शुरू होता है, लेकिन क्योंकि कैप्रिकॉर्न का ये बर्थडे मंथ है, तो वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द कैप्रिकॉर्नियंस, एंड लेट्स सी व्हाट योर स्प्रेड सेज। अरे कैप्रिकॉर्न के लिए नजर, अच्छा, नजर का कार्ड है। व्यूअर्स, मैं नजर आपको 12 स्टार्स के लिए सबके लिए बता दूं ओके, कि नजर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, एंड आजकल विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नजर का बहुत, ये देखें आपका कार्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जरा एक्सटेंसिवली इस पर बात कर रही हूँ। अब 7 दफा दरूद शरीफ, 7 दफा सूरह कौसर, और फिर 7 दफा दरूद शरीफ 7 दिन। ओके, सो न्यूमरोलॉजी से 777, ओके, इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप पढ़ें, ताकि आप ऑरा प्रोटेक्शन करें और इस नज़र से हटें। नज़र का इफेक्ट आपकी बैक और आपके शोल्डर्स, हेल्थ वाइज आ सकता है। ठीक है। फाइनेंशियली ये बल्कि जनवरी के महीने से ही अपनी रीवैम्पिंग शुरू कर देंगे। इट्स अ वेरी एम्बिशियस स्टार, दे स्टार्ट रीवैम्पिंग, इट गिव देम फाइनेंशियल लक। और जहाँ कोई मेल लवर्स हैं वो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं और उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आई थिंक दे विल बी लकी, अब उनका टाइम है। दे विल बी लकी दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस का अगला महीना आ जाएगा फरवरी, तो उनके बारे में बताइए। और दूसरा मैं भी बता दूं कि मैं भी एक्वेरियस हूँ। अच्छा। तो कैसा रहने वाला है हमारे लिए साल? अच्छा, मैं आपको मुझसे किसी ने पूछा कि आप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैप्रिकॉर्न जो है वो पॉलिटिक्स में यानी लीडरशिप में, अगर आप लिब्रा का देखें तो ऑल द सिंगर्स आर लिब्रा, स्कॉर्पियो का देखें तो ऑल एक्टर्स वर वेरी सक्सेसफुल। कैप्रिकॉर्न हर चीज में होगा, लेकिन हैं। अब सबसे आपका स्टार एक्वेरियस है, तो मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा हम किसके पीछे भागते हैं? ठीक है, मेरा जवाब था कि हम एक्वेरियस के पीछे भागते हैं। मैं पूछा एक्वेरियस के पीछे क्यों भागते हैं? सबसे ज्यादा हम डॉलर के पीछे भागते हैं। डॉलर पे इब्राहिम लिंकन की तस्वीर है और वो एक्वेरियस है। सो एक्वेरियंस आर, इस महीने के अंदर एक्वेरियस कई चीज़ों से बड़े इरिटेट हुए हैं, लेकिन वो चुप करके उसको सह रहे हैं। उनको को लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इस साल जनवरी 18 के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वर्क वाइज, और वो एकदम डिसीजन ले लेंगे। एक्वेरियस को हम फ्यूचरिस्टिक स्टार भी कहते हैं। वो हमेशा अपने से आगे रहते हैं
और इस वक्त जो उनको अपॉर्चुनिटीज वर्क वाइज मेल एंड फीमेल दोनों को मिलेंगी, ठीक है, वो ऐसी होंगी कि इनोवेटिव होंगी। आप देखें ऑल द ग्रेट राइटर्स आर यूजुअली इट्स यू नो दे आर वेरी इमेजिनेटिव। तो ये साल अच्छा रहेगा, बट दे नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखें बिकॉज अ लॉट इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन इवन इन देयर लव लाइफ। ठीक है। आगे पाइसेस आ जाए, Pisces, Pisces के लिए कैसा Pisces is the 12th house of the zodiac and Pisces is a water sign. They're usually very moody और ये stubborn भी बड़े होते हैं। ये past 2021 में काफ़ी गलत चीज़ें अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में ले चुके हैं, लेकिन इस साल 2022 रियलाइजेशन का कार्ड होगा। ये इनर वॉइस है और ये अल्लाह का नाम अगर या ज़ाहिर हो पड़े तो इनको अपनी गलतियां भी जाहिर होंगी और ये उनको दुरुस्त भी कर सकेंगे, बिकॉज ये साल इनका ग्रोथ का है। बाय ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली के साथ टाइज की ग्रोथ, अपने बच्चों के साथ टाइज की ग्रोथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आई वुड से 2022 में स्पाइसेस की आ रही है। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एरीज के ऊपर। एरीज फर्स्ट हाउस, हाँ फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक है। फिर हम आ जाते हैं जेमिनी में। जेमिनी इज एन एयर साइन। जेमिनी बड़े नफीस लोग होते हैं, दे लव स्पेंडिंग मनी, दे हैव गुड होम्स। इस दफ़ा जेमिनी की कुछ चीज़ें ब्लॉकेज में जाएंगी। ओके। सदका रेगुलरली कीजिए। आप कोई भी किसी भी अगर एक स्पेशल यानी कि आप किसी का वजीफा लगा दें तो आपके फाइनेंशियल चीज़ें खुल जाएंगी। प्रॉपर्टी के मसले, इनहेरिटेंस के मसले या अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनके लिए भी रेगुलरली आप सदका दें। ये आपका बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मई के बाद, जबकि मई में इनकी बर्थडे शुरू हो जाती हैं और जून में भी आगे जाती हैं, इनके बहुत लकी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो बहुत देर से बंद पड़ी हैं वो खुल जाएंगी। So I would say overall 2022 for Gemini is rather lucky. They should give sadqas and of course they should give charity भी दें। यानी जितना वो खर्च कर सकते हैं, सोचें कि ब्लॉकेज भी खत्म होगा और चीज़ों की एडिशन भी होगी। ठीक है। आगे आ जाते हैं कैंसर। कैंसर पे कैंसरियंस बड़े मूडी होते हैं, ऑल वाटर साइंस आर मूडी। ठीक है। कैंसरियन इस वक्त अपने स्पाउसेस का खास ख्याल रखें, क्योंकि यूजुअली वो वर्बली बोलते नहीं और मूड दिखा दिखा के लोगों को तंग करते हैं। तो मूड को आप वर्बल हों, कम्युनिकेशन स्किल्स खोलें ताकि आप ना मसले पैदा करें ना आपके लिए मसले हों, क्योंकि ये साल बहुत लकी है। ठीक है। इसमें आप कम्युनिकेशन खोलें, लव लाइफ भी खुलेगी, फाइनेंशियल भी। अगर कोई कारोबार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उनसे सवाल नहीं पूछना, तो सारे अप फ्रंट होके पूछें आपके। हाँ, इनके लिए व्यू स्टोन्स में सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके लिए खास ज़रूरी हो। ये फिरोजे का इस्तेमाल करें, हालांकि फिरोजा सेजिटेरियस का स्टोन है और बड़ा सख्त स्टोन है। ठीक है। लेकिन इनको ये मूड स्टेबिलिटी पे हेल्प करेगा, सो दे कैन ट्राई इट फॉर 2022। ठीक है जी। उसके बाद लियो आ गया है। लियो women should be very very careful। अपना गुस्सा अपने spouses को ना दिखाएं, because they are not going to take it this year। Okay। या हलीमो पड़े, financially very good, health stable and travel भी बहुत अच्छा आ रहा है, so concentrate on that। ठीक है जी। फिर हम लिब्रा के लिए तो मेरे ख्याल से जैसे आपने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल। हाँ, नहीं अब आ जाता है वर्गो। वर्गो आ जाता है। हाँ, वर्गो आ जाता है। वर्गो का तो लव कार्ड बहुत अच्छा है। अगर किसी वर्गो की शादी नहीं हो रही तो इस साल एक्सपेक्ट करें कि अनएक्सपेक्टेड शादी हो सकती है। ठीक है। और बहुत अच्छी हो सकती है अगर लव मैरिज अरेंज, दोनों के कार्ड स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि लिब्रा का हम दे चुके हैं, लेकिन लिब्रा के लिए एक और, क्योंकि हम एक जनरल स्प्रेड में जा रहे हैं, लिब्रा अपना ये सैफायर का इस्तेमाल करें। देखिए, फिरोजा और सैफायर दोनों बड़े सख्त स्टोन हैं, लेकिन अगर इस साल ये 2022 में कोई फिरोजे सैफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये इनकी मुश्किलों को आसान करेगा विद सदका। ठीक है। ठीक है। फिर स्कॉर्पियो का अगेन कंफ्यूजिंग बट गुड, स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। ये अपनी नेटवर्किंग, स्पेशली जितने पॉलिटिशियन या हेड्स हैं, वो बड़ी जल्दी अपनी लिंक अप बदल सकते हैं और फिर बहुत जल्दी एक नेटवर्किंग बना सकते हैं। इनको स्पेशल गिफ्ट होती है। ठीक है। सेजिटेरियस को आहिस्ता ड्राइविंग करनी है। उनको बहुत एक्सीडेंट प्रोन होने का
गाड़ी में बैठे सफ़र की दुआ करें, सदका करें। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई प्लॉट लेना है, तो इस साल उनका ईयर है। उनको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है फ़ायदा होगा, और अगर वैसे अपनी अपनी री डेकोरेशन करनी है उसमें भी फ़ायदा होगा। एंड देयर स्टोन इज़ फिरोज़ा, दे कैन आल्सो वेयर फिरोज़ा। इनका ऑफ कोर्स बोथ स्टोन ही फिरोज़ा होता है। ठीक है जी, 2022 के हवाले से हमने बात की है कि किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन से स्टार्स को कौन कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी यही है कि जनाब ये जो 2022 आने वाला है वो बहुत अच्छा हो हम सब के लिए। मरीम आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एस्ट्रोलॉजर है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और उम्मीद करते हैं जनाब आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी, जाते जाते हदीका कियानी का गाना है बूहे बारियाँ, आप वो सुनिए। अल्लाह हाफिज़।